नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद उलझे हुए और खतरनाक ग्लोबल क्राइसिस को डीकोड करने वाले हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच का ये बहुमोर्चे वाला तनाव, ये कोई आम विवाद नहीं है। इसका सीधा असर दुनिया की इकोनॉमी और कूटनीति पर पड़ रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे समझने की कोशिश करते हैं। आज हम इस पूरे मुद्दे को 5 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। मौजूदा संघर्ष की क्या स्थिति है, लेबनान के मोर्चे पर क्या चल रहा है, समंदर में जो नाकेबंदी है उसका सच क्या है, दुनिया भर के देशों के गठबंधन कैसे बदल रहे हैं, और आखिर में शांति के लिए जो प्रस्ताव रखे जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले बिंदु की, संघर्ष की मौजूदा स्थिति। और ये जो एक बेहद नाजुक सा युद्ध विराम हमें देखने को मिल रहा है, अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है, क्या ये नाजुक सा युद्ध विराम सच में टिक पाएगा? जरा सोचिए, एक तरफ बंदूकों की आवाज कुछ देर के लिए शांत जरूर हुई है, लेकिन पर्दे के पीछे जो भारी सैन्य और आर्थिक दबाव बन रहा है, उसके आगे क्या ये अस्थायी शांति टिक पाएगी? हालात बहुत ही अस्थिर हैं। इस पूरे तनाव को गहराई से समझने के लिए हमें हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को समझना होगा। आप इसे दुनिया के ऊर्जा व्यापार की सबसे अहम जीवन रेखा या मेन हाईवे कह सकते हैं। दुनिया के तेल और गैस व्यापार का लगभग 20% हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है, और अभी ये जगह उस आर्थिक तनाव के बिल्कुल बीचों बीच है, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल के भी पार चली गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे बिंदु की तरफ, लेबनान का मोर्चा, जहां कागजों पर हुए संघर्ष विराम के बावजूद जमीन पर असलियत बिल्कुल अलग है। देखिए, 16 अप्रैल को जो शांति समझौता हुआ था, उसका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नजर नहीं आ रहा। इजराइल ने कब्जे वाले इलाके से आगे 10 से ज्यादा गांवों को खाली करने की नई चेतावनियां जारी कर दी हैं। इतना ही नहीं, इजरायली सेना ने करीब 50 हवाई हमले किए हैं, जिसमें हिजबुल्लाह के 70 मिलिट्री स्ट्रक्चर और 50 साइट्स को नष्ट कर दिया गया है। और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी चुप नहीं बैठा है, वो भी ड्रोन और तोपखाने से लगातार जवाबी हमले कर रहा है। तो हाँ, लड़ाई पूरी तरह से जारी है। और इस सब के बीच जो चीज सबसे ज्यादा डराती है वो है ये आंकड़ा, 2000। लेबनान में जान गंवाने वालों की संख्या 2000 को पार कर गई है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इस लगातार जारी सैन्य अभियान की वो भारी मानवीय कीमत है जिसे शब्दों में बयां करना काफी मुश्किल है। चलिए अब अपना रुख करते हैं तीसरे मोर्चे की तरफ, यानी समुद्री नाकेबंदी और ये जो पूरा का पूरा आर्थिक युद्ध चल रहा है। इस आर्थिक युद्ध की आक्रामकता का अंदाजा आप पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से लगा सकते हैं। उन्होंने खुले तौर पर कहा था, हम एक तरह से समुद्री लुटेरों जैसे हैं, लेकिन हम कोई खेल नहीं खेल रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि अमेरिका नौसैनिक नाकेबंदी को लागू करने के लिए कितनी सख्त और बेखौफ रणनीति अपना रहा है। जाहिर है, इस पर तीखी प्रतिक्रिया तो आनी ही थी। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सीधा पलटवार किया और इसे खुलेआम समुद्री डकैती करार दिया। उनका कहना है कि इस तरह के कदम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का खुला उल्लंघन है। आप देख सकते हैं कि खाड़ी के दोनों तरफ कैसे कूटनीतिक ध्रुवीकरण हो चुका है। जो एक के लिए रणनीति है, वो दूसरे के लिए अवैध कार्रवाई है। इस समुद्री आंख मिचौली में कितने बड़े दांव लगे हैं, वो आप इस नंबर से समझ सकते हैं, $22 करोड़। जी हाँ, ये सिर्फ एक अकेले ईरानी सुपर टैंकर में भरे कार्गो की कीमत थी, जो अमेरिकी नाकेबंदी को चकमा देने में कामयाब रहा। ये नंबर अपने आप में बताता है कि इस नाकेबंदी के पीछे का आर्थिक खेल कितना विशाल है। लेकिन इस पूरी गहमागहमी के बीच एक बेहद दिलचस्प वाकया हुआ। भारत का एक एलपीजी कैरियर जहाज MT सर्वशक्ति इस भारी नाकेबंदी वाले इलाके से सफलतापूर्वक गुजर गया। ये एक बहुत ही खास बात है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे ऐतिहासिक कूटनीतिक रिश्तों और भरोसे के दम पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ अपवाद भी काम करते हैं, जबकि बाकियों के लिए रास्ते पूरी तरह बंद होते हैं। अब इन सब के जवाब में ईरान ने क्या किया? उन्होंने मानो समुंदर में अपना खुद का एक टोल बूथ बनाने की तैयारी कर ली है। उन्होंने 3 बातें प्रस्तावित की। पहला, इजराइल से जुड़े किसी भी जहाज को जलडमरू मध्य से गुजरने ही नहीं दिया जाएगा। दूसरा, जो देश उनके दुश्मन हैं, उन्हें गुजरने के लिए भारी युद्ध हर्जाना देना होगा। और तीसरा, बाकी सभी जहाज़ों को पार करने के लिए ईरान से एडवांस्ड परमिशन लेनी होगी। अगर ये लागू होता है तो दुनिया भर के तेल व्यापार में हमेशा के लिए भारी रुकावट आ सकती है। इन तमाम उलझनों के बीच हमारा चौथा अहम बिंदु है बदलते वैश्विक गठबंधन,
ये देखना बहुत ही रोचक है कि कैसे देश अपने अपने पाले चुन रहे हैं। ये बिक्री के आंकड़े पूरी कहानी बयां कर देते हैं। अमेरिका ने अपने मध्य पूर्वी सहयोगियों के लिए 8.6 अरब डॉलर के हथियारों की आपातकालीन बिक्री मंजूर की है। इसमें कतर को 4.01 अरब, कुवैत को 2.5 अरब और इजराइल व यूएई को मिलाकर 1.14 अरब डॉलर के हथियार दिए जा रहे हैं। ये वॉशिंगटन का एक बहुत ही त्वरित और सीधा कदम है, अपने क्षेत्रीय दोस्तों की सैन्य ताकत को तुरंत बढ़ाना। और अगर आप अमेरिकी रणनीति में आ रहे बड़े बदलाव को देखना चाहते हैं तो बस इन दो फैसलों की तुलना कीजिए। एक तरफ मध्य पूर्व में सहयोगियों को 8.6 अरब डॉलर के हथियार देने के लिए कांग्रेस को भी दरकिनार कर दिया गया है, और दूसरी तरफ जर्मनी से 5,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाया जा रहा है। ये साफ दिखाता है कि अमेरिका का रणनीतिक फोकस और उसकी प्राथमिकताएं अब किस दिशा में मुड़ रही हैं। इस भू राजनीतिक उथल-पुथल का सीधा असर तेल बाजार पर भी पड़ रहा है। ओपेक प्लस ग्रुप से यूएई का बाहर निकलना एक बहुत बड़ा झटका है। युद्ध की वजह से दुनिया के एनर्जी मार्केट पहले से ही भारी दबाव में है, और यूएई के इस फैसले ने इस अनिश्चितता में आग में घी डालने का काम किया है। और बात सिर्फ मध्य पूर्व की ही नहीं है। चीन ने तो साफ साफ कह दिया है कि वो अपनी स्वतंत्र रिफाइनरियों द्वारा ईरानी तेल खरीदने पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को बिल्कुल नहीं मानेगा। ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मुद्दे पर पूरी तरह बटा हुआ है, और इसके चलते ईरान को आर्थिक रूप से अलग थलग करने की अमेरिकी कोशिशें काफी ज्यादा जटिल हो गई हैं। चलिए अब इस पूरी चर्चा के आखिरी और 5वें हिस्से पर आते हैं, शांति के प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव और कूटनीति की ये शतरंज। क्या इस बहुमोर्चे वाले युद्ध का कोई कूटनीतिक हल है? फिलहाल जो दो मुख्य शांति प्रस्ताव टेबल पर हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। अमेरिका द्वारा समर्थित 9 सूत्री योजना सिर्फ 2 महीने के एक अस्थायी युद्ध विराम की बात करती है, लेकिन ईरान की 14 सूत्री योजना की मांगें बहुत बड़ी हैं। उन्हें अमेरिकी सैनिकों की पूरी वापसी चाहिए, प्रतिबंधों से पूरी तरह आज़ादी चाहिए, और वो भी सिर्फ 30 दिनों के अंदर एक पक्के समझौते के रूप में। ये कूटनीतिक खाई बहुत गहरी है। इस पर अविश्वास भी अपने चरम पर है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को ही ले लीजिए। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि ये स्वीकार्य होगा, क्योंकि उन्होंने अभी तक पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई है। अमेरिका का साफ मानना है कि बिना ईरान की मिसाइल ताकत को पूरी तरह खत्म किए कोई भी डील मुमकिन नहीं है। तो ये सब हमें एक बहुत ही अहम और निर्णायक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या कूटनीति के जरिए इस दशकों पुराने और गहरे तनाव का कोई पक्का समाधान निकल पाएगा, या फिर दुनिया को मध्य पूर्व में एक ऐसे फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट या स्थायी गतिरोध के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी जो कभी खत्म नहीं होता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय की दिशा तय करेगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।